सभी को जोहार। एग्जाम व्यूअर्स, करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज देखते हैं कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम जो हमारे देश में जो घटित हुआ पिछले 1-2 महीने के अंदर, उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है करंट कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले जो लगातार पिछले कुछ सालों से सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, और इस अध्यक्ष बनने के लिए, अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुए थे अक्टूबर 2022 में। और इनके प्रतिद्वंदी जो थे केरल के रहने वाले शशि थरूर, तो उन्होंने इनके विपक्ष में चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत से शशि थरूर पराजित हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित घोषित किए गए। और पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, हम लोग जैसा जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो 137 वर्षों के इतिहास में, मतलब कांग्रेस की स्थापना 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इतनी पुरानी पार्टी, और इसके अध्यक्ष नए बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और 24 साल के अंतराल के पश्चात गांधी परिवार से बाहर किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। और नए अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, ये कर्नाटक के बीदर ज़िले से आते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं वहाँ के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंदौर का नाम आते ही जहन में आ जाता है एक साफ़ सुथरा शहर। तो इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर का, और भारत का पहला 7 स्टार जो है कचरा मुक्त शहर का, इसको मिला है तमगा। इंदौर को पुरस्कार मिला है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण किया गया। द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर 2022 को किया। और मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार पुनः सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। और ये लगातार छठा साल है जब इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है, उसका पुरस्कार दिया गया है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अगर शहरों की बात करें पूरे देश में, तो जितने राज्य हैं तो उनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो स्वच्छतम शहर का पुरस्कार इंदौर को दिया गया है। वहीं सूरत और नवी मुंबई का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, उसके बाद आएगा तो सूरत कहाँ है? गुजरात में। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान महाराष्ट्र के पंचगनी का है। 1 लाख से अधिक वालों में तो सबसे पहला स्थान है इंदौर का, लेकिन 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में महाराष्ट्र का पंचगनी एक जगह है, उसका पंचगनी का दूसरा स्थान है। 1 लाख से कम, पहला स्थान है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में। और जो हमारे आर्मी क्षेत्र होते हैं, सेना वाले जो क्षेत्र होते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, तो उसमें स्वच्छतम कैंटोनमेंट पुरस्कार इस वर्ष महाराष्ट्र के देवलाली को दिया गया है। पिछले साल ये अहमदाबाद कैंट को दिया गया था, लेकिन इस बार कैंटोनमेंट बोर्ड जितने हैं देश में, उनका जो सर्वे कराया गया उसमें स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार महाराष्ट्र के देवलाली को मिला। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में भी महाराष्ट्र के पंचगनी को पहला स्थान मिला है। 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में
इंदौर को पहला स्थान दिया गया है, दूसरा स्थान गुजरात के सूरत का है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन, गंगा के किनारे जो बसे हुए शहर हैं गंगा टाउन, तो सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार हरिद्वार को दिया गया है। मतलब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में गंगा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में ओवरऑल में देश में पहला स्थान इंदौर का, और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं उनमें जो गंगा टाउन जो कहलाए उनमें पहला स्थान उत्तराखंड का के हरिद्वार को मिला है, दूसरा स्थान बनारस है और तीसरा ऋषिकेश है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों 10 जो सबसे स्वच्छ शहर हैं उनमें पहला जो शहर है वो है इंदौर, हम लोग देख रहे हैं। फिर सूरत है, नवी मुंबई है, विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, भोपाल है, तिरुपति है, मैसूरू है, नई दिल्ली है, अंबिकापुर है। तो ये 10 जो सबसे स्वच्छ शहर है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, उनका ये लिस्ट रहा। और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र के पंचगनी को पहला स्थान दिया गया है। और 1 लाख से अधिक जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं उनमें सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है वो हरिद्वार को दिया गया है, बनारस को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। और कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग जो है ये 2018 ईस्वी से शुरू की गई है, और इंदौर को कचरा मुक्त शहर का भी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग की जो व्यवस्था है ये कब से शुरू की गई है? कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग की व्यवस्था 2018 से शुरू की गई है। और पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर का रेटिंग जो है वो दिया गया है इंदौर को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पहले भारत में हमारे देश में महिला जो क्रिकेटर, महिलाएं जो होती थी क्रिकेटर, और जो पुरुष क्रिकेटर होते थे उनके बीच में असमानता का व्यवहार किया जाता था, उनके मैच फीस बराबर नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मतलब इससे पहले भी एक देश ऐसा कदम उठा चुका है जो जिसने अपने मेल और फीमेल जो क्रिकेटर हैं उनके मैच फीस बराबर कर दिए हैं, तो वो देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद भारत जो है ये दूसरा शहर है जिसने महिला क्रिकेटरों की जो मैच फीस है वो पुरुषों के बराबर कर दिया है। तो अब टेस्ट मैच के लिए जो महिला क्रिकेटर हैं उनको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, वनडे के लिए जो है वो 6-6 लाख रुपए दिए जाएंगे, और T20 के लिए 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 27 अक्टूबर को घोषणा की गई थी कि पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर इन सबों का मैच फी सब समान होगा। तो टेस्ट मैच खेलने के लिए कितने कितने दिए जा रहे हैं? 15-15 लाख रुपए। एक दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है ODI उसके लिए 6-6 लाख, और जो T20 अगर इंटरनेशनल मैच है इसके लिए 3-3 लाख रुपया महिला क्रिकेटरों को अब मिल सकेगा। और महिला व पुरुष क्रिकेटरों के लिए मैच फीस समान करने वाला भारत दूसरा देश है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने ये पहल की थी, न्यूजीलैंड ने शुरुआत की थी। और भारत की महिला जो क्रिकेट टीम है उसने अपना पहला टेस्ट मैच जो 1976 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, और पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच ये 1978 का विश्व कप में खेला था। अभी न्यूज में है एक कि धर्मांतरण करने वाले जो दलित हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा
प्रदान किया जाए, मतलब प्रदान करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। क्योंकि अगर कोई धर्मांतरण कर लेता है तो इस आधार पर विरोध किया जा रहा है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हों या मुस्लिम हों, कि उन्होंने अपना धर्म बदल लिया तो अब उनको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का जो लाभ हैं वो नहीं मिलेंगे। इस बात को लेके विवाद रहा है और इसको लेके एक आयोग का गठन किया गया है। एक आयोग का गठन किया गया है और इस आयोग का अध्यक्ष जो है ये के.जी. बालकृष्ण है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के। के.जी. बालकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर रविंदर सिंह और यूजीसी की जो मेंबर हैं प्रोफेसर सुषमा यादव, इनको भी सदस्य बनाया गया और आयोग को 2 साल में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। तो धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार हेतु आयोग का गठन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्ण की अध्यक्षता में। तो के.जी. बालकृष्ण अब अध्यक्ष हुए इस समिति के। अब भारत ने अपना जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, उसको वायुसेना में शामिल किया है और ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है, प्रचंड का जो विकास और निर्माण जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, तो हल्का जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है क्या, प्रचंड है, तो इसको वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। और इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण और विकास जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हाल कहा जाता है, इसके द्वारा किया गया है। और हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं और 20 mm के गन्स और अन्य घातक हथियारों से लैस तथा फ्रांसीसी मूल के 2 इंजनों द्वारा संचालित जो हेलीकॉप्टर है प्रचंड, इसको ऊंचाई पर युद्ध अभियानों के लिए भारत के ज़रूरतों के अनुरूप इसको विकसित किया गया है। कि एक तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इस पे लगी होती हैं, 20 mm के गन्स और अन्य घातक हथियार जो हैं वो भी इस पे है। इसके अलावा इसका जो इंजन है ये फ्रांसीसी मूल के 2 इंजन लगाए गए हैं। और इस प्रचंड हेलीकॉप्टर की खासियत है कि ऊंचाई में युद्ध अभियानों के लिए इसको लगाया जाता है, उसी ज़रूरत के अनुरूप इसको विकसित किया गया है, इसका विकास किया गया है प्रचंड का। ये भारतीय वायुसेना में भी हाल में सम्मिलित किया गया है, हल्का जो हेलीकॉप्टर है प्रचंड। इसरो ने मंगल ग्रह की कक्षा में सितंबर 2014 में एक मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था, जो वहाँ पे लगभग 8 साल रहा। 2014 में गया था, 2022 चल रहा था, तो 8 वर्षों के बाद जानकारियों को भेजने के पश्चात वो जो है वो अंतरिक्ष में विलीन हो गया है। कौन? तो मार्स ऑर्बिटर। तो मार्स ऑर्बिटर जो है ये 2014 सितंबर में इसरो द्वारा भेजा गया था, लेकिन इसकी अवधि शुरुआत में कम थी, केवल 6 माह की अवधि थी, लेकिन ये लगातार 8 वर्षों तक इसने सेवा दी। उसके बाद ये जो मार्स ऑर्बिटर है ये अंतरिक्ष में विलीन हो गया। और मार्स ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने में ये 10 महीने लगे थे। मतलब हमारे ग्रह से, पृथ्वी से पहुंचने में 10 महीने लगे थे मंगल ग्रह में इसको, मार्स ऑर्बिटर को। और इसने काफ़ी उल्लेखनीय सेवाएं दी इतने वर्षों में, 8 वर्षों में। और 8 वर्षों में तक सेवाएं देने के पश्चात ये मार्स ऑर्बिटर अब अंतरिक्ष में विलीन हो चुका है।
स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है, जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत, स्वदेशी जो हमारे देश में निर्मित की गई है जो परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम है अरिहंत। तो इसका बैलिस्टिक मिसाइल का, इससे बैलिस्टिक मिसाइल दागने को लेके इसका सफल परीक्षण किया गया और ये अक्टूबर 2022 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। अब युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की युवा 2 योजना शुरू की गई है। क्या है ये योजना? युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु युवा 2 योजना क्या है? तो 30 वर्ष से कम युवा, 30 वर्ष से कम उम्र के जो युवा हैं, जो नवोदित लेखक हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मतलब देश में लेखकों की विकास करने के लिए, लेखकों की ऐसी धारा का विकास करने के लिए, भारतीय संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2 शुरू करने की घोषणा की गई है और 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। और युवा 2 योजना जो है, ये अभी जो हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारे देश की आज़ादी को 75 साल हो गए, तो ये युवा 2 योजना जो है, ये इंडिया एट द रेट ऑफ 75 परियोजना के एक भाग के रूप में लागू की गई है, उसके एक पार्ट के रूप में लागू की गई है। मतलब इंडिया एट द रेट ऑफ 75 जो योजना चली है, उसी योजना की उपयोजना के रूप में युवा 2 योजना चलाई गई है। और NBT नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से इस योजना को लागू किया गया है। और इस योजना के तहत क्या है कि अखिल भारतीय प्रतियोगिता, मतलब पूरे भारत में एक कंपटीशन के माध्यम से देश भर के कुल 75 लेखकों का चयन 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने के अंदर इन 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। तो युवा 2 योजना युवा लेखकों के मार्गदर्शन के लिए और इंडिया एट द रेट ऑफ 75 परियोजना के अंतर्गत उप परियोजना के रूप में ये युवा 2 योजना चलाई गई है। तो युवा 2 योजना अब है विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में, मतलब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में अब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नया पद सृजित किया गया है। तो क्या होता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस? तो अकादमिक डिग्री के स्थान पर व्यवहारिक अनुभव के आधार पे ये नियुक्तियां होंगी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। पहले क्या था कि प्रोफेसर बनने के लिए एक PhD और नेट और JRF इन सबों की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब जो है सरकार ने एक पहल करते हुए अकादमिक डिग्री के स्थान पे जो उनके व्यवहारिक, जैसे जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उसके जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसके आधार पे भी इनको चुना जाएगा। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए UGC ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP के पद के लिए अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है UGC, इसके द्वारा। तो इसके लिए क्या है कि किसी अकादमिक डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, किसी तरह के
जो हम लोगों के एजुकेशनल डिग्रियां हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उद्योग जगत से, विज्ञान से, इंजीनियरिंग से, मीडिया से, साहित्य से, सामाजिक विज्ञान से और ललित कला और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं वो इसके पात्र होंगे। पीओपी के पात्र कौन होंगे? तो उद्योग विभाग के लोग, विज्ञान से संबंधित लोग, इंजीनियरिंग से संबंधित लोग, मीडिया से संबंधित, साहित्य से संबंधित, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सर्विस और जो सेना वगैरह के क्षेत्र से ये पीओपी नियुक्त किए जाएंगे। यूजीसी के द्वारा ये शुरू किया गया है पीओपी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। और पीओपी जो है हमारे यहाँ जो आईआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ में ये पीओपी की जो अवधारणा है वो पहले से लागू है और दुनिया के अधिकांश जो विकसित देश हैं उनमें पीओपी होना जो है वो एक आम बात है। और अब हमारे देश में पहले जो आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, इन सब जगहों पे पीओपी पहले से नियुक्त किए गए हैं। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद के लिए तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की शुरुआत की गई है। और भारत में के 2 समुद्र तटों को अभी हाल में ही स्वच्छ समुद्र तटों, साफ सुथरा समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो भारत के 2 और समुद्र तट, पहले से 10 हैं और 2 हो गए तो अब 12, कुल मिला के 12 ऐसे जो समुद्री तट हैं, सी बीच हैं, जिनको स्वच्छता और बाकी सुविधाओं के लिए इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। तो समुद्र तटों को क्यों दिया जाता है? तो समुद्र तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाने के लिए भारत के प्रयासों को एक सफलता अक्टूबर 2022 में उस समय हुई जब देश के 2 और समुद्र तटों को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है? साफ सफाई को लेके, समुद्र तटों की साफ सफाई, स्वच्छता को लेके। और ये कौन देता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन? तो डेनमार्क स्थित एक फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है। डेनमार्क में एक फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, एपीई, इसी के द्वारा ब्लू फ्लैग प्रदान किया जाता है। और अभी हाल में जो 2 समुद्र तटों को प्रदान किया गया है उनमें लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय का थुंडी बीच किसको दिया गया है? अभी तो थुंडी बीच को दिया गया है। ये थुंडी बीच कहाँ है? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड के पास है। और कदमत बीच, तो 2 बीच है, थुंडी बीच और कदमत बीच। थुंडी और कदमत, थुंडी और कदमत, इन 2 समुद्र तटों को अभी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। और सबसे पहले देश के 8 समुद्र तटों को अक्टूबर 2000 में, मतलब आज से लगभग 22 साल पहले, देश के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया था। उसके बाद सितंबर 2021 में ये तमिलनाडु के कोलम और पुदुचेरी का ईडन बीच, इनको दिया गया। तो 8, 2, 10 हो गए। और इस बार दिया गया लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग। तो अब देश में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्रों से युक्त जो बीच हैं, जो समुद्री किनारे हैं, समुद्री तट हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? तो 22 हो गई है, 12 हो गई है। अब जरा देख लेते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन से क्या तात्पर्य है। तो ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग का यह जो प्रमाण पत्र है, ये डेनमार्क का गैर सरकारी संगठन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। और ये संस्था उन्हीं समुद्र तटों को ये प्रमाण पत्र देती है जो साफ सुथरे होने के साथ साथ
हर तरह से सुरक्षित होते हैं। केवल साफ सफाई ही मायने नहीं रखता है, वहाँ पे जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा को लेके क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके सहूलियतों को लेके क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखना होता है। तो ये 33 एक मानक तय किए गए हैं कि 33 चीज़ों में, जिनमें सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, कपड़े बदलने के लिए वहाँ पे पास में कमरे होने चाहिए, सौर ऊर्जा का प्रबंधन होना चाहिए, बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, सीसीटीवी वगैरह, तैरने के लिए सुरक्षित क्षेत्र का होना चाहिए। ये सब चीज़ है जिसको जिस समुद्र तट पे ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं उन्हीं को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो डेनमार्क का जो गैर सरकारी संगठन है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, यह मिशन गुजरात में, मिशन जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन कहाँ चलाया गया है? तो ये गुजरात में चलाया गया। क्यों चलाया गया है? तो स्मार्ट कक्षा और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य के स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो मिशन है ये शुरू किया गया है गुजरात में। क्यों? तो कक्षा जो स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लेबोरेटरी और स्कूल की जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें आमूल चूल परिवर्तन के लिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। और इसको जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो गुजरात में लागू की गई है, इसको विश्व बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, जिसको AIIB कहते हैं, इसने इस परियोजना के लिए धनराशि मुहैया कराई है। लगभग 7,500 करोड़ रुपए लोन दिए गए हैं इसको। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन जो गुजरात सरकार का है। और अभी विश्वविद्यालयों की टाइम्स मैगजीन द्वारा जो है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 जो है ये अक्टूबर 2022 में जारी किया गया 23 के लिए। और इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 75 संस्थान शामिल है। पिछले बार वाले में कितने थे? मात्र 4 थे। इस बार 71 ज़्यादा आ गए। लेकिन कोई भी संस्थान जो है हमारे देश का वो 250 अंडर 20 और 250 में नहीं है। और टाइम्स का विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये दूसरे स्थान पे है। तो हमारे देश के 75 संस्थान जरूर शामिल हैं, लेकिन अंडर 250 के अंडर में कोई भी संस्थान नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी तकरीबन, जिसमें लगभग 150 लोग मतलब हताहत हुए थे, 150 लोग मरे थे। तो गुजरात में एक मच्छू नदी है, मोरबी जिला है गुजरात में। मोरबी जिला में मच्छू नदी
तो ये गुजरात का मैप रहा, और गुजरात के मैप में ये है मोरबी जिला। ये मोरबी जिला है। इसको अगर बोला जाए तो लगभग गुजरात के बीच में ही इसको बोला जाए, खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में है, तो मोरबी जिला। तो यहीं पे मच्छू नदी में एक पुराना पुल हुआ करता था, और उसी पुल में एक दुर्घटना हुई थी छठ के त्यौहार के अवसर पे, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। तो गुजरात में मच्छू नदी में जो मोरबी जिला मैंने दिखलाया आपको मैप में। तो मोरबी जिला में मच्छू नदी में केबल ब्रिज टूटने से 150 लोग की मौत हुई थी डूबने से, और काफ़ी पुराना ये पुल था, हेरिटेज पुल था। तो ये हम लोग देखे पिछले 2-2.5 महीनों का, 3 महीनों का जो करंट अफेयर्स था, राष्ट्रीय घटनाक्रम जो था, वो आज हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में देखेंगे, और कुछ नेक्स्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसको देखेंगे हम लोग।